गुड मॉर्निंग। कल के चैप्टर में डाउट्स प्लानिंग से रिलेटेड। अच्छा, तो सबसे पहले प्लानिंग करते टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है? जिस बिजनेस की अपन ऑडिट करने वाला है उसकी नॉलेज, नेचर, टाइम, उसके इंटरनल कंट्रोल्स, उसके इंटरनल कंट्रोल्स, ओके। और हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? ऑडिट का प्रोसीजर कैसे करेंगे? कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? ओके। अच्छा, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या वन टाइम प्रोसेस है? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है। क्या प्लानिंग वन टाइम बनाने के बाद में हमेशा के लिए वही प्लान एग्जीक्यूट करना कंपलसरी है? आवाज नहीं मैम वॉइस नहीं आ रही मैम। ओके ओके। क्या प्लानिंग वन टाइम बनाने के बाद में उसी को एग्जीक्यूट करना कंपलसरी है? चेंज कर सकते। क्या रीजंस होंगे कि हमें चेंज करनी पड़े हमारी प्लानिंग? मैम कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए। और मैम जैसे कि हमने सोचा था कि चेंजेस हो गए। मैम कोई अनसर्टेन एक्टिविटी अगर अपने हिसाब से कुछ और अपने इंटरनल कंट्रोल्स समझे थे और कुछ और मतलब कुछ और। वेरी गुड, ठीक है। ये जो भी हम सोचते हैं बिफोर प्लानिंग, हमने जो हमारी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटरमाइन किया उसके अकॉर्डिंग हमने जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंड डिसाइड किए थे वो हमारे गलत प्रूफ हो गए हैं क्योंकि हमारे ऑडिट एविडेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या फिर हमने जो मॉर्टेलिटी डिसाइड करी थी वो हमने गलत डिसाइड कर ली, ठीक है। या फिर हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हमने पहले जज किए थे कि इंटरनल कंट्रोल्स इतने इफेक्टिव है बट रियल में उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। या फिर चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस हो गया कुछ और हमें अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस कुछ ज्यादा मिल रहे हैं। इन सब जगह पे हम क्या करेंगे, हमारी ऑडिट प्लानिंग को हमें अगेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और दो क्वेश्चंस मैंने आपको रीड करने के लिए दिए थे, रीड किया आप लोगों ने? अच्छा, प्लान बड़ा होता है या स्ट्रेटेजी बड़ी होती है? स्ट्रेटेजी बड़ी होती है। प्लान इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, सो अच्छा, एक और चीज, कुछ कीवर्ड्स है कल मैंने बताना भूल गई थी आपसे। अगर आप जब भी स्ट्रेटेजी लिखते हैं ना कि हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है, तो वहां पे 3 वर्ड्स कौन से आते हैं हमेशा ध्यान रखना, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शंस। स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शंस। स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं, स्कोप की हमें किस हद तक जाकर के हमारा क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है, वो स्कोप डिसाइड करते हैं हम स्ट्रेटेजी के अंदर। किस चीज को हमें कितना टाइम देना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हमें इनकम टैक्स में कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है,
ठीक है। और हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमें पहले चैप्टर 1 करना है या चैप्टर 5 करना है, चैप्टर 10 करना है या चैप्टर 2 करना है, हमारा फर्स्ट मूव किस तरफ होगा, हमारा देन सेकंड मूव किस तरफ होगा। स्ट्रेटेजी ओवरऑल होती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा डायरेक्शन किस वे में चलेगा। तो 3 चीजें क्या क्या होती है स्ट्रेटेजी के अंदर, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। अच्छा, प्लान के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, क्या 3 चीजें होती है, नेचर, टाइमिंग और वो एक्सटेंट, है ना। तो ये 3 वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना। अगर आप स्ट्रेटेजी वर्ड यूज लेते हैं तो स्ट्रेटेजी में क्या डिटरमाइन करते हैं, हमेशा 3 वर्ड्स आएंगे, स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शंस। ऑब्जेक्टिव में भी ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेटेजी में आप क्या डिसाइड करेंगे, एंड प्लान में हम क्या डिसाइड करते हैं, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। चलिए, अब मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, 4th नंबर पॉइंट बता दीजिए चैप्टर इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 4th आपका एक तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस है, स्टैंडर्ड 300, जो कि प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका नाम है, ठीक है। प्लानिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड है हमारा 300। देन ये लाइन्स हमें जो लिखी हुई है वो ये कहती है कि प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और इसे वन टाइम बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि ये रिजिड रहेगी, ये आप टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने बना दिया उसी के ऊपर आपको चलना है, अगेन प्लानिंग के बारे में कुछ आपको देखना ही नहीं है। जस्ट वेट, ठीक है। प्लानिंग स्टार्ट कब होती है, तो ये हमें बताते हैं कि जब आपकी लास्ट ईयर का ऑडिट कंप्लीट हो गया है, उसी के बाद से आपकी प्लानिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली रियल लाइफ के अंदर जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं कंपनी के क्लाइंट के, उसके बाद में जब उनका कॉल आ जाता है हमारे पास में कि भाई हमारी ऑडिट करने आ जाओ, तब नॉर्मली प्लानिंग स्टार्ट होती है कि हमने उनके इंटरनल कंट्रोल्स की नॉलेज ले लिया या कुछ भी। और जो बिग सीए फर्म्स होती है वो नॉर्मली, क्योंकि उनके पास में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑडिट्स होती है, तो उनका प्रीवियस ऑडिट कंप्लीट होते ही करंट ईयर का एंगेजमेंट लेटर मिलते ही, क्योंकि ये तो फिक्स हो कि करंट ईयर में हमारे पास ये ऑडिट आने वाली है, करंट ईयर का एंगेजमेंट लेटर फिक्स होते ही हम लोग वहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि स्टार्टिंग का जो हमारे पास में रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट डिटरमाइन करने तक की स्टेज है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। फाइनेंशियल्स बनने के बाद में डायरेक्टली हमें क्या करना हो, प्लानिंग करनी हो कि कौन सी चीज को कितना जस्ट टाइम देना है। तो इस तरीके से प्लानिंग हमारी कब से स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही हमारा ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट कंप्लीट होता है, हमें करंट ईयर का एंगेजमेंट लेटर मिल जाता है, हम प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ ये प्लानिंग एंड कब होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरे ऑडिट प्रोसेस के अंदर प्लानिंग चलती ही रहेगी। तो प्लानिंग एंड होती है जब हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया है, ठीक है। मतलब हमने ओपिनियन कंक्लूड कर लिया, हमारा फाइनल ओपिनियन निकल के आ गया, हमारा ऑडिट एंगेजमेंट जिस पर्पस के लिए हुआ था वो पर्पस हमारा कंप्लीट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गया, हमारी ऑडिट प्लानिंग भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। देन फर्दर वाली जो लाइन है इसका मीनिंग है कि जैसे मान लो लास्ट ईयर मैं ही आपकी ऑडिटर थी, करंट ईयर भी मैं ही आपकी ऑडिटर हूँ, तो क्या ये कंपलसरी है कि मुझे वापस से ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा करंट ईयर के लिए? तो हमें स्टैंडर्ड कहता है कि यस, आपको ऑडिट प्लान पूरा बनाने की एज सच नीड नहीं है, बट आपको हर एक एरिया जो प्लानिंग से पहले करते हैं हम, वो हर एक एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, वापस से चेक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है करंट ईयर में बिजनेस में ऐसे कुछ
न्यू ऑडिट एरियाज हमारे कंबाइन हो गए कि हमें उनके लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़े या न्यू प्लानिंग करनी पड़े, ठीक है। तो इसलिए वापस से आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ती है, रिव्यू करना पड़ता है प्लान को। क्लियर सबको 4th पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, एन एडिकेट ऑडिट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऑडिट प्लानिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने जा रहे हैं तब। तो मैं सारे ही पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है हेल्पिंग द ऑडिटर helping the auditor to focus and attentive on important audit areas। हमने जब प्लानिंग कर रहे हैं तो हमने क्या डिसाइड किया, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, किस टाइप के नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हमें कितना ज्यादा टाइम देना है। तो जब हमने ये चीजें फाइंड आउट कर ली तो ऑडिटर उन्हीं एरिया पे फोकस्ड रहेगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडिट एरियाज है, जहां पे उसे लगता है कि मिस स्टेटमेंट निकलने के हायर चांसेस है, तो उन पर्टिकुलर एरियाज पे उसका फोकस ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा अटेंटिवली वर्क करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। क्योंकि हमने सारी चीजें पहले ही फाइंड आउट कर ली कि रिस्क कितना रहेगा, किस टाइप के नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे सामने, तो हमें पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पहले से ही पता चल गई है, तो हम वहां पे उन्हें टाइमली रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम जब ऑडिट करने बैठेंगे बार बार हमारे सामने अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती रहेगी। हमारे माइंड में पहले ही हमें पता है कि क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, क्या फ्यूचर में हमारे सामने इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, देन हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner। हम पूरी ऑडिट को मैनेज करके चलते हैं कि कौन से टाइप को कितना टाइम देना है, तो हमारा एंगेजमेंट स्मूथली चलता है। हम जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं वो ऑन टाइम कर पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं, तो स्मूथली, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं। देन 4th पॉइंट, assisting in selection of engagement team members with appropriate levels of capabilities and competency। मैंने आपको कहा था कि ऑडिटर कभी अकेला नहीं जाता है ऑडिट करने, यानी कि मैं सीए हूँ तो मैं कभी अकेली नहीं जाती हूँ ऑडिट करने। होता क्या है कि मेरे नीचे जो आर्टिकल असिस्टेंट्स हैं, जो मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हैं, या फिर मैंने न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया है, तो जो भी मेरे पास में फैसिलिटी अवेलेबल है मैं मेरे टीम मेंबर्स को ऑडिट करने के लिए भेजती हूँ। नाउ मेरे सारे टीम मेंबर्स का लेवल ऑफ नॉलेज अलग अलग होगा। कोई जस्ट पास आउट है इंटर से तो उसका लेवल ऑफ नॉलेज थोड़ा कम होगा, और कोई बंदा फाइनल के अंदर आ गया है, मेरे यहाँ पे 2 साल काम कर चुका है, फाइनल के अंदर है, तो उसका लेवल ऑफ नॉलेज अलग होगा। तो नाउ मेरे को पता है कि किस एरिया के अंदर कितना रिस्क है, ठीक है, किस एरिया के अंदर कितने ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए। तो नाउ मैं अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ माय आर्टिकल असिस्टेंट उनको ये काम दूंगी कि परचेज ट्रांजैक्शन एक्स आप कर लेना, सेल्स ट्रांजैक्शंस आप कर लेना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत घोटाले लग रहे हैं मेरे को, तो इसे जेड को 2 साल का नॉलेज है, ये कर लेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर नॉलेज, योर कॉम्पिटेंसी, योर कैपेबिलिटी, मैं आपको क्या दूंगी, सेलेक्ट करूंगी कि आपको कौन सा काम करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन देयर व्यू ऑफ देयर वर्क। ठीक है, यहाँ पे देयर को द कर लेना, एंड द व्यू ऑफ देयर वर्क।
मेरे जो भी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको डायरेक्शन दे सकती हूँ कि आपको काम करना कैसे है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर मैंने हर एक चीज़ लिखी है कि आपका मॉर्टेलिटी लेवल क्या होगा, आपको किस ट्रांजैक्शन को ज़्यादा चेक करना है। तो मैं मेरे टीम मेंबर्स को क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पूरा डायरेक्शन दे रही हूँ। नाउ सुपरविजन में भी उनके काम कर सकती हूँ मैं, कि जैसे 3 दिन हो गए, मैंने आपको कहा था कि परचेज ट्रांजैक्शंस को आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो नाउ आपने वो सारा काम टाइमली कंप्लीट किया या नहीं किया, ये भी सारी मुझे चीजें टाइमली हो रही है नहीं हो रही है, मैं आपका वर्क का सुपरविजन कर सकती हूँ। एंड असिस्टिंग इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। मान लो मेरी कंपनी के अंदर हम 5 पार्टनर्स हैं, मेरी जो सीए फर्म है हम 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है। हम 5 पार्टनर्स में अभी तक एक्स लिमिटेड की ऑडिट करने जा रहे थे, मेरे एक्स पार्टनर, मेरे कोई भी पार्टनर है वो जा रहे थे, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी उस बंदे को लीव लेना पड़ा ऑफिस से, तो अब मैं बीच में चली जाऊंगी उस ऑडिट पे, और मेरे पास में अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं होगा कि करना क्या है, कहाँ तक काम हो चुका है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमने सारी चीजें लिखी हुई है, तो मुझे पता रहेगा कि भाई ऑडिट इस दिन से स्टार्ट हो गई तो ये काम हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इजीली उस काम को आगे कैरी ऑन कर सकती हूँ। तो मुझे वर्क डन क्या हो चुका है अभी तक, अब उसको आगे कैसे मुझे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें मुझे इजीली प्लानिंग से पता चल जाती है। क्लियर सबको सारे पॉइंट्स? यस मैम। ओके, फोर्थ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ये मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि जो वर्क डन है, मेरा दूसरा पार्टनर 4th पॉइंट का प्रॉब्लम आया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पॉइंट समझाना है। वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रिलेवेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे एंगेजमेंट पार्टनर, मेरे किसी अनदर पार्टनर ने, जैसे मिस्टर एक्स ने, मुझे अभी अभी मिला था ऑडिट एक्स लिमिटेड का, मुझे इस साल ऑडिट करना है, उन्होंने हमें कहा कि आप इस ईयर हमारी स्टॉक ऑडिट भी करना, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑडिट कंपलसरी नहीं है पूरे फाइनेंशियल्स की हो, किसी रीजन से उन्हें उस स्टॉक का ऑडिट करवाना है, उन्हें लग रहा था कि यार मेरे स्टॉक एरिया के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है, या फिर बैंक ने कहा था कि आप स्पेशली स्टॉक ऑडिट कंडक्ट करवा करके मुझे उसका रिपोर्ट सेंड करना, ठीक है। इन दैट केस उन्होंने हमारे यहाँ पे स्टॉक ऑडिट का भी रिक्वेस्ट डाला था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। फाइनेंशियल ऑडिट मैं करती हूँ, स्टॉक ऑडिट मेरे पार्टनर ने कहा कि मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पार्टनर ने स्टॉक ऑडिट कर लिया। तो नाउ स्ट्रेटेजी बनाते टाइम पे मैं ये भी कंसीडर करूंगी, क्या मेरी कंपनी के यानी मेरी फर्म के अनदर पार्टनर ने कोई दूसरा एंगेजमेंट लिया है क्या यहाँ पे। जैसे मान लो उन्होंने एंगेजमेंट लिया था कि स्टॉक ऑडिट करा, तो ना वो जो पर्टिकुलर एंगेजमेंट है, क्या उससे मुझे कोई हेल्प मिलने वाली है मेरी स्ट्रेटेजी बनाने में या फिर मेरी प्लानिंग करने में, ठीक है। ऑब्वियसली स्टॉक ऑडिट वो बंदा कर चुका है, तो इन डेप्थ नॉलेज उसको होगा, वो हर एक चीज वहां पे जाकर के चेक कर चुका है। तो इन दैट केस मुझे यहाँ पे मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स स्टॉक के लिए ज्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे या कम अप्लाई करने पड़ेंगे? कम अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है, मेरे पार्टनर ने ही करी है। तो ये सारी चीजें भी आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते टाइम पे ध्यान में रखनी चाहिए। अक्षिता, सेकंड चैप्टर के नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ, ग्रुप में चेक कीजिए एक बार, मैंने आपको नोटबुक 2 के नाम से सेंड किए हैं। और थर्ड चैप्टर की एक्चुअली कोई नीड ही नहीं है नोटबुक बनाने की, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम रेलिवेंट है, आएगा ही नहीं, और आएगा तो सिर्फ एक नॉलेज ऑफ बिजनेस और लास्ट क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है।
ओके, सेकंड का थर्ड पॉइंट भी मैं बता देती हूँ। कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? एंगेजमेंट हमने जब प्लानिंग से करने से पहले जो भी हमने काम किए हैं, नेचर ऑफ बिजनेस जाना, हमने ये फाइंड आउट किया कि आपका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। हमारा ऑडिट क्लाइंट प्लेस पे जाने से पहले जो भी हम एंगेजमेंट एक्टिविटीज करते हैं पहले, उसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो उन सब का क्या रिजल्ट आया, इसको भी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते टाइम पे आपको कंसीडर करना चाहिए। ओके, यस मैम। चलो, तो और कोई प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 के अंदर? नो। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। जो भी क्वेश्चन नोट्स में गिवन है, हर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट्स के अंदर मैं अभी रेड लाइन से, मैं जब नोट्स ओपन करूंगी आप देखना, रेड फॉन्ट साइज, रेड फॉन्ट्स में मेरे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। आपको उन्हें रेड से क्या कर लेना है? अंडरलाइन करना है। नोट्स के अंदर हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर है आप लोगों के पास में, अदरवाइज रेड पेन से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसका नोटबुक मैं हैंड टू हैंड अभी आप लोगों को सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर। आपको सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने, मॉड्यूल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट स्टिल अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं मॉड्यूल उठाऊं और पढ़ना चाहता हूं, तो आप पढ़ सकते हो, बट वहां पे आपको बहुत मैशअप होकर के चीजें मिलेगी, कुछ भी सीरीज से नहीं मिलेगा कि आप वहां पे समझ पाओ। इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगी, कोई भी नोट्स मॉड्यूल उठाना ही मत, मेरे नोट्स सफिशिएंट है। चलिए, नाउ चैप्टर नंबर 4, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, सबसे पहले आप लोग बताइए डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग आप अपने हिसाब से बताइए क्या होता है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब रेडी करने पड़ेंगे ऑडिट करते हुए? हमने क्या क्या चीजें कलेक्ट किया है। जैसे देखो, मैंने आपको कल बताया था वर्किंग पेपर, एक टर्म बताया था वर्किंग पेपर। यस मैम। यस मैम। क्या था वर्किंग पेपर का मीनिंग? मैम, ऑडिटर को याद नहीं रहता इतनी सारी चीजें, तो वो उसमें नोट करता जाता है, उसकी प्लानिंग वगैरह नोट करता जाता है। तो हम बोल सकते हैं वर्किंग पेपर्स ही क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है समझो, हम जो भी चीजें समझ रहे हैं ऑडिट करते टाइम पे, हम जो भी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं ऑडिट करते टाइम पे, और देन फाइनली जिस कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं, वो हर एक चीज हमने रिटर्न में लिखी है। कहाँ पे लिखी है? हमारे वर्किंग पेपर्स के अंदर लिखी है। नाउ इन सबको जब बाउंड कर दिया जाता है, मतलब एक साथ रख ले हम उन सारी चीजों को, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस कहते हैं। ठीक है, जब भी आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपको कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। ये ऑडिट प्रोसीजर्स एक वर्ड है जिसका बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, हमने जो भी ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं, कि लाइक सेल के लिए हमने क्या क्या चीजें कलेक्ट करी थी, हमने सेल बिल से देखा, हमने जीएसटी रिटर्न्स से क्रॉस वेरीफाई किया कि सेल इतना ही है ना। तो ये सारी चीजें हम जिन पेपर्स के अंदर लिख रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही दूसरा नाम है वर्किंग पेपर्स, वर्क पेपर्स और ऑडिट फाइल्स। क्लियर? सबको समझ में आया? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो
3 चीजें आप लोगों को याद से लिखनी है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसका रिकॉर्ड है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है, हम रिटर्न में लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया। तो क्या क्या रिकॉर्ड है कि हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, मतलब सबसे पहले हमने नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया, देन इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग किया, तो उनका सबका क्या रिजल्ट आया, ये सब क्या है, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स है। तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में वहां पे हमें हर चीज लिखनी है। सेकंड, ऑडिट एविडेंसेस क्या क्या ऑब्टेन किए हमने फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, क्लोजिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन किया, या फिर मान लो स्टॉक का वेरिफिकेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप ऐसी कोई बिजनेस बता सकते हो जहां पे मुझे स्टॉक का वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होगा? बिजनेस क्लोथ बिजनेस नहीं, रेस्टोरेंट्स, ओके गुड, क्योंकि क्रॉकरी का हम वहां पे स्टॉक रहेगा, क्रॉकरी इज स्टॉक फॉर रेस्टोरेंट। सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और मेडिसिन्स, जो नॉर्मल कंपनी, यस मैम, मेडिसिन्स का हम कोई स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी होती है। अगर कोई कंपनी चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर करती है तो चॉकलेट्स का ऑब्वियसली हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, कितनी चॉकलेट्स गिनोगे बैठे बैठे, है ना। तो ये जहाँ पे जो वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ स्टॉक बहुत कम होता है बट क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन करें, ठीक है। तो अब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कौन सा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे। हमने तो हाथ ही खड़े कर दिए कि मेडिसिन का हम कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करें, तो अब स्टॉक को माने कैसे। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड्स कहते हैं, है ना, हमें स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आप इन दैट केस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो। एक नया वर्ड दिया है मैंने आज आपको, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। इसका मतलब क्या होता है, जो कंपनी का ओनर है उससे एक सर्टिफिकेट ले लो कि वो जो कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक में उतना सामान पड़ा है, उतनी वैल्यू का सामान पड़ा है, ठीक है। हम सिर्फ आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर लेंगे कि आप लीफो मेथड से लेते हो तो लीफो के अकॉर्डिंग आपका वैल्यूएशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वांटिटी के ऊपर हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे उस केस के अंदर कि आपके यहाँ पे कितनी क्वांटिटी पड़ी है, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू वेरीफाई योर क्वांटिटी। क्लियर है सबको? क्या ले लेते हैं इन दैट केस, हमारे लिए ऑडिट एविडेंस क्या बनेगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो नाउ वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हम क्या रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो हर एक छोटी छोटी चीज हमने एक साथ लिख दी, उन एक साथ के पेपर्स को हम क्या कहते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। क्लियर, समझ में आया सबको? मैम किससे लेते हैं और स्टॉक के लिए ले रहे हैं क्या, एक और बार बता दीजिए। हाँ, स्टॉक के लिए ले रहे हैं, जो भी ओनर होगा या फिर स्टॉक मैनेजर होगा उससे हम ये लेंगे। और मैम आपने जो बिजनेसेस बताए वो मतलब जो सबने एग्जांपल दिए वो वही वाले बिजनेस थे ना? हाँ, सारे वही एग्जांपल्स थे, क्योंकि लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज है तो वहां पे हम लोग खुद वेरीफाई कैसे करें कि कितने रुपीस का स्टॉक है आपके पास में। तो हम वहां पे क्या करते हैं, या तो आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लो, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो कि भाई आपके पास में यहाँ पे इतने नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स रेडी पड़े या इतना वर्क इन प्रोग्रेस है। इन दैट केस हमारे क्या हो जाएंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। जो भी सर्विस सेक्टर कंपनीज होती है और उनके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो अब बिल्डिंग कितना बन गया आपका, तो एक सीए या सीएमए तो एस्टिमेट कर नहीं पाएगा कि इस बिल्डिंग का वैल्यू। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा किसी आउटसाइडर का, किसी एक्सपर्ट का। तो या तो एक एविडेंस हमारे पास क्या हो गया, जो कि एक्सटर्नल एविडेंस है, मोर रिलायबल है, कि हम किसी बाहर से
बंदे को बुला ले, एक्सपर्ट बंदे को, और कितना वर्क हो गया है इसका सर्टिफिकेशन ले लें, ठीक है। बट मान लो हमें मैनेजमेंट मना कर देता है कि भाई इतना कॉस्ट हम बियर नहीं कर सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे, वो सर्टिफिकेशन देगा, वो इसके 20-25 हज़ार रुपए ले लेगा, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इन दैट केस हमारे पास में क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है कि हमें स्टॉक को लिखना है बैलेंस शीट के अंदर, P&L के अंदर, उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस दोनों पे इफेक्ट आएगा। तो एविडेंस हम क्या कलेक्ट करें, हम मैनेजमेंट से लेटर ले लेते हैं कि भाई आप ही हमें लिख के दे दो कि ये चीज इतना है, क्योंकि ये मेरे स्कोप से बाहर है, ये चीज मैं इसका आपका वैल्यूएशन नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए हम वहां पे एविडेंस के नाम पे क्या लेते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ओके, अब हमने क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करी अभी तक, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म किए। स्टॉक के लिए होगा। हाँ, ये नहीं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर आप चाहें तो कैश के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, कि कैश वेरिफिकेशन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 31 मार्च को ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक एंटिटी में जाकर के कैश का वेरिफिकेशन करूँ, कैश गिनूं आपका बैठी बैठी, है ना। तो इस केस में भी हम क्या ले लेते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स ले लेते हैं। देन आपने अभी तक क्या क्या दो चीजें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डाली है, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एविडेंसेस कलेक्टेड। नाउ फाइनल चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने इन एविडेंसेस के बिहाफ पे जो ओपिनियन इशू कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, उन सब का भी रिटर्न में आपके पास में क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब तीन चीजें हैं, रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है, ऑडिट प्रोसीजर्स, एविडेंसेस एंड कंक्लूजन्स। ओके, क्लियर सबको। यस मैम। अच्छा, नाउ पर्पस क्या होगा, क्यों कर रहे हैं हम ये डॉक्यूमेंटेशन, क्यों, रिकॉर्ड्स रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए। रिकॉर्ड मैम ऑडिटर को फ्यूचर कभी होता है ना, उसकी हेल्प मिल जाए, ऑडिटर को इशू करता है ना, तो उससे हेल्प। देखो, एडवांटेजेस और पर्पस में थोड़ा डिफरेंस होता है। आपने बोला जो हेल्प करने के लिए, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, मेनली एडवांटेजेस हो गए कि मेरी जो असिस्टेंट नेक्स्ट ईयर में ऑडिट करूंगी तो मेरे जो भी असिस्टेंट्स होंगे उनको हेल्प मिल जाएगी, ये सारी चीजें क्या हो गई, मेरे एडवांटेजेस हो गए। मेन पर्पस, दो ही पर्पस हैं डॉक्यूमेंटेशन के। क्या मैंने आपको बताया था कि सीए जो भी ऑडिट्स करके आता है उनके ऊपर भी आईसीआई ऑडिट कर सकती है, बताया था। यस मैम, है ना, जैसे पीयर रिव्यू कहते हैं, ठीक है। नाउ आपने किसी भी कंपनी का ओपिनियन कैसे पहुंचे, आप उसके ओपिनियन पे कि इसके ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या फिर यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहा है, आप अपनी इस ओपिनियन पे कैसे पहुंचे, इन सब का एविडेंस हमारे पास में होना चाहिए। मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर ऑडिटर इंटेंशनली फ्रॉड्स के अंदर रहता है तो वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहता है, बताया था। यस मैम, है ना। तो अब मान लो कोर्ट के अंदर कोई केस गया, अब वहां पे वो बोल रहे हैं कि भाई इंटेंशनली ऑडिटर भी हमारे साथ में इन्वॉल्व था। अब मैं कैसे प्रूफ करूंगी कि मैं फ्रॉड में इन्वॉल्व थी या नहीं थी, ठीक है। इन दैट केस मुझे कौन हेल्प करेगा, मुझे हेल्प करेंगे मेरे डॉक्यूमेंटेशंस कि ये देखो मैंने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, मेरे पास हर एक चीज लिखी हुई है कि मैंने क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, किस बेसिस पे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची थी। आप कैसे कह सकते हो कि मैं फ्रॉड में इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो उसका मेरे पास में डॉक्यूमेंटेशन करने का मेन पर्पस क्या होता है कि मैंने जो बेसिस निकाला है, कंक्लूजन निकाला है, उसका एविडेंस मेरे पास स्टोर रहे ताकि फ्यूचर में मुझे कभी जरूरत पड़े तो मैं उसको यूज ले सकूं। एक बार रिजॉइन कर लो। मैम ये कंपलसरी होता है ना सभी को बनाना? हाँ, ये कंपलसरी होता है।